बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रूटीन आ चुका है और उसका मॉडल सेट भी आ गया है। तो आपको मॉडल सेट के हिसाब से तैयारी करनी है कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, राइट। तो 2022 और 23 में आपका जो एग्ज़ाम मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपको ये देखना है कि हर सब्जेक्ट में आपको जो 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है 3 आवर का, तो वो आपका किस तरीके से होगा। तो पहले आपको 1.5 आवर दिया जाएगा, राइट, 1 घंटा 30 मिनट, फिर 1 घंटा 30 मिनट। तो ये लगातार एग्ज़ाम होगा आपका, बट 2 पेपर में होगा। पहला वाला आपका होगा OMR शीट पे, जिसमें सारे ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ आपको जो है कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वो फिर सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि आपको जो है क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ होगा 3 घंटे का एग्ज़ाम। तो आपको ऐसे ही तैयारी भी करना है। तो ये भी 40 नंबर का होगा, ये भी आपका 40 नंबर का होगा, और टोटल आपका क्या है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो, जो ये OMR वाला है ना, ये 40 नंबर का है, 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, और ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर इसमें आपका 40 में 40 आ जाता है, जो कि लाना काफ़ी इजी है, इसलिए कि अगर आपका सारा ऑप्शन सही होगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें देखो 1-2 नंबर कम होने का चांस रहता है, सब्जेक्टिव है, कुछ अगर मिस हुआ तो आपका नंबर माइनस हो सकता है, बट इसमें आपको सारा, चूँकि सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, आपका कोई कैलकुलेशन चेक नहीं करता है ना, तो इसमें आपको क्या है कि सटीक नंबर मिलता है। तो 40 में 40 अगर आपका आ गया तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेस्ट है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब एग्ज़ाम, इसके मार्क्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी से आपको अच्छे कॉलेजेस में फिर एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। आज मैं आपको यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव वाला दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सारा बात लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे का एग्जाम है, ये 40 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको OMR में फिल करना है, ठीक है। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों में कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो, इसका बहुत आसान तरीका ये होता है ना कि आप सिंपली गुना करके देख लीजिए, क्योंकि जो भी नंबर दिया हुआ है सब तो अभाज्य है, सारे ही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सिर्फ आप गुना करके देख लो कि कौन सा हिट कर रहा है। देखोगे 2 तिया 6 25 30 7 100 210, ये तो होगा नहीं। 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4 25 20 7 140, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से तुरंत हिट कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, बोलता है कि एक धनात्मक संख्या है 6q + 5 के रूप का। तो बोलता है कि यह संख्या कैसी संख्या होगी, ठीक है। देखो, आपको पता है कि आप जानते हो कि 6q + 5 का कोई भी होगा तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, तो ये आपको क्या होगा, ऑड नंबर ही देगा। जब भी देगा तो क्या देगा, विषम संख्या, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है, तो इसमें √3 लगा हुआ है, ठीक है। इसके वजह से ये क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। आगे देखो क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर A और B, अच्छा, इसके रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R जो है मौजूद हैं। तो एक्चुअली आपको ये यूक्लिड एल्गोरिदम से पूछा है, जिसको हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट, ओके। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, मान लो जैसे A है और आपका B है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब A को डिवाइड करेंगे B से तो हमको कुछ कोशिएंट मिलेगा और साथ में कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो A = BQ + R आपने पढ़ा होगा, ये वाला क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग का गुणनफल, देखो अब आपको एक बहुपद के शून्यकों का योग 3 दिया हुआ है और उसका गुणनफल -2 दिया हुआ है, राइट। यानी कह सकते हो कि सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है। तो बोलता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग पढ़ के रखे हैं, क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट, ठीक है। सम ऑफ रूट होता है इंटू क्या होता है, प्लस क्या होता है, प्लस होता है आपका इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है ना। तो इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, इंग्लिश में भी याद रखना इजी होता है। सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया, शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का योग, सम का मतलब हो गया, और प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, तो सिंपल इस फार्मूला में आपको बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, देखोगे तो x² हो जाएगा माइनस सम क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3x हो जाएगा, और गुणनफल क्या है, -2 है, तो -2 = 0। इस तरीके से आपका फ़ौरन से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, इस बोलता है कि एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, बोलता है इसमें शून्यक की संख्या क्या है, यानी नंबर ऑफ रूट कितना है। तो आप देखेंगे 1 2 और 3, ये x एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो इसमें टोटल 3 रूट होगा, ठीक है। ये सब आप पढ़े हुए हो, आपके लिए मुश्किल नहीं है।
यहाँ पे बोलता है कि इसमें शून्यक होगा। शून्य का मतलब क्या, जो उसको जीरो कर दे। तो सिंपल है, आप u को कॉमन ले लो तो 4u + 8 आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो तो u आपका क्या आता है, 0 आता है यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -8/4 यानी -2। तो यहाँ पे आपको 0 भी दे रखा है और -2 भी दे रखा है, तो a भी होगा और c भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये डी नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या है, रैखिक समीकरण है आपका ये और ये, इन दोनों में क्या दिया हुआ है, a1/a2 b1/b2 और इधर आपका c1/c2, ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, अनेक रूप से अनंत हल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखोगे क्या है कि ये दो ठो रेखा है, बोलता है ये कैसा रेखा है, समपाती समांतर। तो आप देख लीजिए रेशियो निकाल करके, तो पहला वाला देखेंगे तो 6/3, दूसरा वाला देखेंगे तो -2/-1, ठीक है, और अंतिम वाला देखेंगे तो 9/12। तो ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे आपका ये 3 × 9 3 × 4 = 3/4 है। तो अंतिम वाला आपका बराबर नहीं है। तो अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है, तो क्या होता है, हमको ऐसे केस में जो भी हमको रेखा मिलता है वो समांतर रेखा होता है ना, कोई हल आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, कि ये समांतर रेखा को दर्शाता है। अच्छे से आपको ये सब पता है, ठीक है, आपने पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। चलो आगे देखते हैं। फिर ये बोलता है इन दोनों का हल क्या है। ठीक है, तो हल देखो, हल निकालने का तरीका है, लेकिन आप बहुत जल्दी चेक करना चाहते हो तो आप पुट करके भी रख सकते हो, लेकिन बहुत इजी है, इसको हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये है, एक ये है, ये y कट जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे 8 आ गया, x आपका 4, x अगर 4 है तो y क्या होगा, y 2 होगा। तो 4/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, बोलता है इसमें कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कैसे देखते हैं, जिसमें आपका डिग्री 2 बचना चाहिए ना, तो इसमें तो नहीं बचेगा, तो दोनों तरफ x² है। ठीक है, यहाँ भी नहीं बचेगा, इसमें बच जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, आगे देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसका मूलों की प्रकृति कैसे देखते हैं, तो उसके लिए आपको इसका d का वैल्यू निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट, जिसको आप लोग विविधकर बोलते हो ना। क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे देखो b क्या है, 1 है, -4, a भी 1, c -1। तो ये आपका आ जा रहा है 1 + 4 यानी 5। तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको वास्तविक मूल मिलेगा, समान नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 तो नहीं आया। ठीक है, तो वास्तविक मिलेगा लेकिन असमान मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट, आगे क्या है, ax² + bx + c के 2 वास्तविक मूल कब होते हैं। तो आपको पता है जब इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 2 भिन्न लिखा है, तो 2 भिन्न यानी असमान भी होगा और वास्तविक भी हो, तो कब होगा, जब इसका जो विविधकर है वो >0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या है, बोलता है कि इस द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा। तो वही d होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b आपका 1 है, -4 1 × 3, तो 1 - 12 -11 आ रहा है। ठीक है, बोलता है a आपको प्रथम पद है, d सार्वंतर है, तो AP का nवां पद यानी nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, फॉर्मूला तो आपको याद है। यहाँ पे देखो 10 7 4 का 30वां पद कौन सा होगा, तो a30 आपको निकालना है। क्या होता है, a + n - 1 × d होता है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 हो जाएगा + n - 1 यानी 29 हो जाएगा, और d आपको कितना है, तो d देखो यहाँ पे घट रहा है ना, तो d क्या आएगा, -3 आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो -3, तो 10 ओके 87, तो -77 आपका आ जाएगा ना। ठीक है जी, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, बोलता है 3 8 13, इसका 78 कौन सा पद इसका 78 है, ये बोलता है ना। इसका कौन सा टर्म 78 होगा। तो 78 बराबर हम लोग ऐसे ले लेंगे, nth टर्म 78 को क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d। ठीक है जी, अब देखो a आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है और d क्या है, 5 है, तो n - 1 × 5। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, तो 3 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 = n - 1 × 5। 5 से इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 15। ओके, तो n क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है ना, 16वां पद आपका आंसर हो गया। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज, अगर हम लोग देखें कोई भी समरूप त्रिभुज है तो उसका जो संगत भुजा होता है वो क्या होता है, आपस में समानुपाती होता है। ये तो एक थ्योरम है, आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, जब 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में हैं,
इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अब पढ़े हैं कि ठीक है कि एरिया ऑफ जो समरूप ट्रायंगल होता है ना, वो क्या होता है, वो जो उसका समानुपात में जो भुजा है, ठीक है, उसका स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16/81, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको चेक करना है और ये खुद से आप बनाओ, सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, देखते मत जाओ, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ये पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जा करके जो 9 से 12 वाला मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बोलता है कि ए बी आपको ये दिया हुआ है, ए सी ये दिया हुआ है, बी सी ये दिया हुआ है, तो बी कैसा कोण है इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ए बी भी पता है, ए सी भी पता है, बी सी भी पता है ना। तो हम लोग ये देखें कि अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूं और बी सी का स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा, तो 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 108, ठीक है, चूँकि ये 36 हो गया, 3 हो गया, ओके, 108, और बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, दोनों को मिलाइएगा तो 144, 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, यानी ये ए सी के स्क्वायर के बराबर आ गया। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो कॉमन एंगल है यानी ये बी क्या होगा, कॉमन एंगल आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, मूल बिंदु P3 4 की दूरी, मूल बिंदु से है ना, मूल बिंदु क्या होता है ओरिजिन से 3 4 का दूरी क्या होता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आपका 25 आएगा यानी 5, ठीक है। अच्छा, फिर ये बोलता है ये दो बिंदु है ना, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट निकालना है। मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक आपका 2 5 है, एक आपका 4 7 है ना, तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 6 2 3 हो गया आपका, 12 2 कितना हो गया 6, तो 3 6 आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, बोलता है 2 sin A sin 2A के बराबर है तो A का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको तो बहुत अब अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। sin 2A यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2 sin A दिया हुआ है, तो एक तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला डाल करके, दूसरा आप डायरेक्ट रख करके भी देख सकते हो ना, ठीक है। कैसे, देखो हम लोग ये जानते हैं कि क्या होगा यहाँ पे कि साइन जो है आपका 0, ठीक है, वो 0 होता है, और इधर भी 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी देखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, मतलब कि इसको संतुष्ट नहीं करेगा, तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप ए का मान 0 डालोगे तो देखना कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, फिर क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होता है, कितना है, cos 42 डिग्री और साइन 42, तो इसको कैसे करेंगे, cos 48 को रहने दीजिए और साइन वाले को ऐसे लिख दीजिए, cos 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 कितना होगा 42 ही होगा, ठीक है। और ऐसे लिखने से फ़ायदा ये हुआ, अच्छा यहाँ पे साइन था ना, साइन, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 42 को हटा के लिख दिया 90 माइनस 48, इससे ये हुआ कि cos 48, तो ये है आपका पहला वाला, 90 से ये चेंज करके क्या बन गया, ये भी बन गया cos 48, और वैल्यू क्या आ गया आपका 0, क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा, अब देखो साइन A का मान 3/5 है, तो बोलता है cos A का वैल्यू क्या होगा, तो cos A क्या होता है, cos A सिंपली फार्मूला डाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आपका ये 3/5 है तो 9/25, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 16/25, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5, यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी सीधा कोई मीनार है और उसके फुट पॉइंट से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है ना, ये बिल्कुल सिंपल ये फिगर है, ठीक है। ये आपका 15 मीटर दिया हुआ है, तो बोलता है कि भाई मीनार का ये हाइट कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 क्या होता है h/15 हो जाएगा, tan 16 होता है क्या है √3, h/15 क्रॉस कर दीजिए, h क्या आ जाएगा 15√3, यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। PQR में Q आपका समकोण है, PQ और PR दिया हुआ है, तो बोलता है कि देख लो क्या है सिचुएशन, क्या है, ये है आपका Q आपका 90 डिग्री है, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, फिर बोलता है कि PQ आपका 3 दिया हुआ है, PR आपका कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, राइट। तो बोलता है कि QPR कितना होगा, QPR ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि सामने में 6 है, ये 3 है, tan थीटा लगा दीजिए,
tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 6/3। ओके ये आपका, अच्छा सॉरी PR दिया हुआ है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखो PR दिया हुआ है 6 है, सो ये 6 है। तो अब इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, अगर ये थीटा हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग को दिया हुआ है बेस और हाइपोटेनियस, तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा क्या होता है, B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा PQ/PR, राइट। PQ आपका 3 है, ये 6 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, तो आपको पता है कि जब थीटा क्या होता है 60 डिग्री, तब ही होता है। तो यहाँ पे आपका C नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से करना है। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बोलता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त देखो सर्कल होता है ना, सर्कल ऐसा होता है। तो जहाँ तक स्पर्श रेखा का सवाल है, टेंजेंट का, तो बहुत जितना भी पॉइंट है सब पे आप डाल सकते हो, और इस पर इनफाइनाइट पॉइंट होता है, अनंत। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ का लेंथ निकालना। तो ऐसे केस में देखो आप थोड़ा सा फिगर बनाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या दिया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं फिगर से क्या है। तो देखो यहाँ पे एक आपको मान लो सर्कल है कोई, ठीक है, ये होगी हमारा सर्कल इस तरह से। ठीक है जी, अच्छा 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो बोलता है P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, जैसे मान लो ये PQ हो गया, ये PQ कर लेते हैं। ठीक है, PQ, अच्छा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, जैसे मान लो ये हो गया ना, ये OQ हो गया आपका। ठीक है, ऐसे मिल रहा है इससे, ये केंद्र से जाने वाला रेखा हो गया, O मान लेते हैं इसको। तो OQ का लेंथ आपको 12 दिया हुआ है, तो बोलता है PQ कितना होगा, PQ कितना होगा। ये तो बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ये तो आपका परपेंडिकुलर होता है और ये जो है मेरा रेडियस है। रेडियस कितना दिया हुआ है, ये आपका 5, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। ये तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, अच्छा एक मिनट, कौन सा लंबाई, OQ आपका 12 है ना, चलो ठीक है। तो OQ अगर 12 है तो यहाँ पे तो ये आपका हो गया, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, तो ये निकालना है, आपको बेस निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा क्या, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस ये कर दीजिएगा आप लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 144, ये हो गया आपका 25, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 119। सो ये आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से बनाना है। चलो फिर बोलता है क्या, TP/TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ का वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक सर्कल खींच लो पहले, ये हो गया मेरा, हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, बोलता है TP/TQ वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, तो एक तो मान लो ऐसा होगा मेरा और एक मेरा ऐसा होगा। ठीक है, इधर से ये हो गया आपका T, ये हो गया P, ये हो गया Q, और बीच में यहाँ पे हमारा सेंटर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो PTQ ये आपको पूछ रहा है कि कितना एंगल होगा, जबकि हमको क्या दिया हुआ है, POQ दिया हुआ है। POQ कितना है, ये है आपका 110। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, इसलिए ये 110 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 180 और प्लस 110, यानी आपका हो गया 290। अब टोटल कितना होता है, तो टोटल होता है 360, तो 360 में इसको माइनस कर दीजिए, तो 360 में माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, बोलता है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, पाई R²
राइट, बाई 360 इंटू थीटा, यही होता है जी। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, 360 भी ठीक है, थीटा कितना है, तो थीटा बोलता है कि 60 डिग्री है आपका, 60 डिग्री, चलो ठीक है, इससे आपका कट जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 आ रहा है। अब पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 2 बार लिख दो, ठीक है, नीचे डिवाइड कर दो 6 से, ऐसे ही करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 जा, ये कट जाएगा, 2 3 जा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 22 को 14 से, तो ये आपका आ जाएगा राइट 148 आएगा ना, सॉरी 308 आएगा, ये 308 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, ठीक है। तो 22 को 14 से गुना करोगे तो 14 2 जा 28, फिर आपका 2 बच गया, 14 2 जा 28 30, तो 308/3 आ रहा है, ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है 32 नंबर। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला से है। आर आपका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फिर से वही पूछ रहा है, जबकि कोण पी डिग्री है। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू पी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोलता है 2 वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन वृत्तों के परिधियों के बराबर है। मतलब एक जो है बड़ा सर्कल है, ठीक है, जिसका परिधि क्या है इन दोनों के परिधि के बराबर है। तो सिंपली अगर बड़ा सर्कल मेरा मान लो 2 पाई आर है उसका परिधि, तो क्या है वो इन दोनों के परिधियों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 क्या हो गया, R1 हो गया आपका 19 और R2 क्या हो गया आपका 9। तो यहाँ पे 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल करके, तो R = हो जाएगा R1 + R2, यानी 19 + 9 हो जाएगा, सिंपली कितना हो जाएगा 28। तब इसका आपको पूछ रहा है कि त्रिज्या, तो 28 ही होगा, बहुत सिंपल है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है ना। तो देखो ये क्या है, ये आप देखोगे तो ये है मेरा एक घनाभ, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में जो सबसे लंबा बांस होगा तो वो क्या होगा, वो उसका डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला से ही बना सकते हो, और सिंपली अगर आप इसको देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से, ये आपका हो गया कमरा है, तो ये घनाभ के सर्कल का है, तो इस तरह का कमरा है आपका, देख लीजिए आप अच्छे से, ये देखो इस तरह का आपका क्या है, ये कमरा है, राइट। तो इसमें जो डायगोनल है ना, तो जो सबसे बड़ा बांस होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका विकर्ण। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको देखो ये इससे से मिला दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, इसका और इसका ये राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाता है समकोण त्रिभुज। तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 2 का आप पहले स्क्वायर करोगे, जैसे देखो ये 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है ना। तो 12 और पहले आप 9 का निकाल लीजिए, ठीक है, क्या आता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, राइट। पहले ये निकाल लेंगे हम लोग, ये जो भी आएगा तो हमारा जो मेन जो डायगोनल आएगा, ठीक है, घनाभ के लिए, वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर 8 है, और ये आपका देखो ये आपका d मिल गया, ठीक है। तो जो मेन हमको निकालना है वो क्या होगा, d का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अगर हम d का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो d का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली, तो वो हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आप देखोगे तो हो जाता है 144 हो गया, ये 81 हो गया, और ये आपका 64 हो गया, ठीक है। सबका सम कर दीजिए, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिंपली आपको याद रखना है कि इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो उसका स्क्वायर किए तीनों का, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 और 1 5, 4 9 हो गया, ठीक है।
8 6 14 और 4 18 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 289। 289 किसका स्क्वायर रूट है? तो 17 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया? 17 आ गया। तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कि अगर आपको किसी घनाभ का विकर्ण निकालना है तो तीनों का स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए, ठीक है। और चाहे तो ऐसे समझ के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। बोलता है एक शंकु जो है कितना है, उसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तिरछा ऊंचाई निकालना है एल, ठीक है। तो एल क्या होता है? अगर आप देखिएगा ये शंकु हो गया ना, तो ये हो गया मेरा रेडियस, ये हो गया मेरा हाइट हो गया, अच्छा हो गया, तो एल। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है तो एल का फॉर्मूला होता है h² + r², ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे h आपका कितना है? 12 का स्क्वायर हो गया, r कितना है? 5 का स्क्वायर, तो ये आपका 13 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो 13 आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल फास्ट बना सकते हो। देखो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए याद रखना कि, लेकिन है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिया नहीं रहता, तो इसलिए ये प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा मॉडल है। सारे मॉडल सेट्स को बना लेना आप, ठीक है। मैं सबको आपको सोल्व करके दे रहा हूँ। अब पहले आप कोई भी मॉडल सेट बनाओ तो पहले खुद से उसको ट्राई किया कीजिए, ठीक है। चूँकि आप पढ़े हैं, आपसे बनेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर आधार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। मतलब आधार क्या है आपका? 24 सेंटीमीटर ना, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, माफ़ कीजिएगा। तो इस बार h आपका 24 दिया हुआ है, फोटो तो यही बनेगा। r आपका दिया हुआ है कितना? 6। तो बोलता है इस अच्छा, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, ठीक है। अब ये था आपका शंकु ना, अब इसको गोला में बदल दिया, तो गोला का त्रिज्या क्या होगा? तो देखो बदलेंगे तो उस केस में क्या होगा? आयतन तो बराबर रहेगा। तो जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन, ठीक है, वो क्या होगा? वो आपका बराबर होगा गोले का आयतन, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर आप जो है शेप बदल देंगे तो फिर भी आयतन चेंज नहीं करेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, ठीक है। गोले का आयतन तो 4/3 पाई r³, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, इसका त्रिज्या जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो 3 कटेगा, पाई भी कट जाएगा ना। तो r³ का वैल्यू क्या आ जाएगा? r³ का वैल्यू आ जाएगा r² h/4, ठीक है। वैल्यू डाल दीजिए। r यहाँ पे आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया इंटू h 24 है बाई 4, तो ये भी आपका 4 6 24 हो गया। तो देखोगे तो 6 का पावर क्यूब आ जा रहा है, इधर r का पावर क्यूब है तो r सिंपली क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी इसको बना पाओगे। बोलता है कौन सा संबंध जो है आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो माध्यक और बहुलक हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे थे क्या याद किए थे कि जो बहुलक होता है ना, वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे लिखा हुआ है, ये इसको हम इधर करेंगे तो बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बोलता है वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच जो आलेख खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको त्वरण बोलते हैं, या तो आपको प्रैक्टिस किया हुआ है। बोलता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो देखो माइनस वाला कभी भी, माइनस वाला या 1 से बड़ा वाला कभी भी प्रायिकता नहीं होता है, तो ये वाला सही है, ठीक है। क्योंकि प्रायिकता आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव एंड 1 से छोटा, तो बाकी तो सब सही है, ये वाला नहीं होगा। बोलता है अगर प्रायिकता ई का 0.05 है तो ई नहीं का क्या होगा? तो देखो पी अगर आपको निकालना है ई नहीं, तो क्या करते हैं? 1 में माइनस कर देते हैं जो आपको पी ई दिया हुआ है। तो 1 में माइनस कीजिएगा 0.05 को, तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखो 40 क्वेश्चन हो गया, कितना जल्दी हुआ, आप भी करके देख लेना और प्रैक्टिस रखना है, एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आपको देखो 1.5 घंटा टाइम दिया है ना, तो टाइम बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको पूरा टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। आराम से बनाओ, चूँकि ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म हो लो ऑप्शन से, ठीक है। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी सेट JCERT से जारी होता है उससे क्वेश्चन मैच भी कर जाता है। थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिले, एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा आपको ना लगे। और अगेन चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, तो 40/40 लाने का आपको चांस करना है। अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप ज़रूर विन कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए,
चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो हम डालते ही रहते हैं इस पर। हालांकि स्पेशलिटी मेरी हायर मैथमेटिक्स है, लेकिन चूंकि हर तरह के बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं तो जो है आपको मैं ये अच्छे से गाइड कर देना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम भी छोटा एग्ज़ाम नहीं होता, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, यहीं से आपका फ्यूचर शुरू होता है। अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा गेन करोगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि सिर्फ इसी साल का कोई ज़रूरी नहीं है, अभी चूँकि सेट्स लेट से भी आ रहे हैं, तो देखो जो पिछले साल का भी सेट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, मॉडल सेट है ना। तो पिछले साल भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, मेरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, ठीक है, उसमें सारा पिछले साल का क्वेश्चन भी है, तो उसको जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है, धुन करके बनाओ, अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।